नमस्कार सभी को मेरी राधे राधे। आज फिर से हम अपना एक दूसरा मॉक टेस्ट उसका सॉल्यूशन मैं आपको कराने जा रहा हूँ। इसकी पीडीएफ क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो आप सभी को पहले ही मिल चुकी है। मैंने आपको समझाने के लिए सभी क्वेश्चनों को पहले से लिख लिया है। अब मैं आपको सभी को इनका सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। चलो शुरू करते हैं। एक बार फिर से बोलेंगे राधे राधे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, कोई नाव 2 घंटे में धारा की दिशा में 15 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह 2 घंटे 50 मिनट में धारा की दिशा में 20 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। धारा की दिशा में जाते समय नाव की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। मैं आपको एक चीज़ और पहले बता देता हूँ कि मैं एक चीज़ को एक से ज़्यादा बार रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आपको वो चीज़ याद हो जाए, इसलिए मैं एक चीज़ को बार बार रिपीट करता हूँ। चलिए अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है वो मैंने आपको बता दिया है। इसने कहा है कि कोई नाव है 2 घंटे में धारा की दिशा को क्या बोलते हैं? जब नदी में हम नहाने जाते हैं तो नदी का जो बहाव होता है और उसी दिशा में अगर हम तैर रहे हैं तो उसे बोलते हैं धारा की दिशा। और धारा की दिशा में नदी की भी स्पीड होएगी, कुछ ना कुछ वो भी स्पीड लगाती है। और कुछ मान ले हम नहा रहे हैं या बोट चला रहे हैं तो उस बोट की भी स्पीड होगी और धारा की भी स्पीड होती है। यही इस क्वेश्चनों में बताया गया है। 2 घंटे में धारा की दिशा को इंग्लिश में बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम, जिसको हम DS लिख देते हैं, ठीक। और धारा की विपरीत दिशा को बोलते हैं अपर स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? अपर स्ट्रीम, इसको हम US लिख लेते हैं। समझ में आई बात? अब हम क्वेश्चन में मान लेते हैं कि धारा की दिशा में जो स्पीड है हम उसको मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। और धारा की विपरीत दिशा में जब नाव चलती है, नाव की जो स्पीड है वो विपरीत दिशा में मान लेते हैं हम y। तो धारा की दिशा में क्या होगा कि x + y होगा। ये x + y क्यों होगा? क्योंकि पानी का बहाव की भी स्पीड होगी और उस बोट की भी स्पीड होगी, तो उन दोनों की जो स्पीड होगी धारा की दिशा में वो दोनों की प्लस होगी। बहते हुए पानी की स्पीड प्लस उस बोट की स्पीड, दोनों की जब ऐड कर देंगे तो वही धारा की दिशा में जो स्पीड होगी उसी को बोलेंगे। अपर स्ट्रीम में क्या होगा कि केवल बोट की स्ट्रीम होगी। धारा क्या करती है अपर स्ट्रीम में? विपरीत होती है, बहाव के विपरीत होती है, इसलिए हम माइनस में कर देते हैं। यानी कि डाउन स्ट्रीम होगी हमारी x + y मान ली हमने, अपर स्ट्रीम को हमने x - y मान लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि धारा की दिशा में यानी कि डाउन स्ट्रीम में वो 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है किसकी दिशा में? धारा की दिशा में, यानी कि x + y लिख सकता हूँ मैं। समझ में आई बात? ये कैसे लिख दिया जी मैंने? ये लिखा मैंने, ये एक फॉर्मूला होता था हमारे पास, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हिंदी में बोलेंगे तो स्पीड को बोलते हैं चाल = दूरी बटे में समय, ठीक है। तो डिस्टेंस है हमारी 15 किलोमीटर की दूरी। धारा की दिशा में डिस्टेंस हमारी कितनी है? 15 किलोमीटर की दूरी। और स्पीड है हमारी ये x + y। ये क्या है? ये स्पीड है। इससे हमने क्या निकाल लिया? यहाँ से हमने टाइम निकाल लिया। टाइम कैसे निकाला? तो टाइम बराबर है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है हमारी 15 किलोमीटर और जो धारा की दिशा में जो स्पीड है वो है x + y प्लस धारा की विपरीत दिशा में बोलता है कि 8 किलोमीटर, और विपरीत दिशा यानी अपर स्ट्रीम में जो स्पीड है वो है x - y। ये क्या निकाला हमने? टाइम निकाला है। ये दोनों डिस्टेंस कवर करने में उसे समय लगता है 2 घंटे का। कितने का? 2 घंटे का समय लगता है।
इसको मैं आपको थोड़ी देर के लिए इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक, अब क्या कहता है क्वेश्चन में? अब कहता है कि 2 घंटे और 50 मिनट में धारा की दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब धारा की दिशा में कितनी दूरी तय करता है? 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है धारा की दिशा, यानी कि x प्लस वाई, प्लस धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी कि डिस्टेंस अपॉन जो अपर स्ट्रीम स्पीड कितनी है? x माइनस वाई। और समय कितना है? 2 घंटे और 50 मिनट। 2 घंटे और 50 मिनट। मिनट को आवर में बदलने के लिए मैं 60 से डिवाइड कर देता हूँ। 0 से गई 0, 6 दूनी 12, 12 और 5 17, यानी कि 17/6। इसे मैं इक्वेशन सेकंड मान लेता हूँ। ठीक, अब हमको क्या चाहिए? नाव की चाल निकालनी है किलोमीटर पर आवर में, यानी कि नाव की जो चाल किस में निकालनी है? धारा की दिशा में जाते समय नाव की चाल निकालनी है, धारा की दिशा में जाते समय, यानी कि हमको ये निकालना है, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं इसमें क्या करेंगे, हम एक चीज़ को बराबर बना लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इक्वेशन सेकंड को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जैसे हम 10th क्लास में करते थे। फिर वहाँ पर हम क्या कर देते, जो चीज़ प्लस की होती थी उसे माइनस में कर देते, इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड घटा देते थे या सेकंड में से माइनस, वो हम करते थे 10th क्लास में। वही काम अब हमको करना है। इक्वेशन फर्स्ट को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 15 से भी मल्टीप्लाई करूँगा तो 15 तिये कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको अगली लाइन में लिख सकते हो यहाँ पे डायरेक्ट 45, प्लस यहाँ से जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 तिया 24 हो जाएगा, और यहाँ जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 तिया 6 घंटे हो जाएगा। ठीक, ये बात हो जाएगी। फिर मैं इक्वेशन सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 20 दूनी 40 हो जाएगा। ठीक, फिर 12 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 दूनी 24 आएगा। फिर यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं तो 17 दूनी 34, यानी कि 34/6 आएगा। समझ में आई बात? अब क्या करते हैं? अब करते हैं हम जो चीज़ प्लस की है उसके माइनस, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट में से मैं सेकंड को माइनस कर देता हूँ। माइनस मतलब इक्वेशन जो फर्स्ट में से मैं दूसरी को घटा देता हूँ। जब घटाएंगे तो जो ये प्लस की है उसे मैं माइनस, प्लस की चीज़ माइनस, जो चीज़ प्लस की है उसे मैं क्या कर देता हूँ? माइनस। ठीक, यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 40 है, तो 45 में से 40 के कितना बच गया? 45 में से जब माइनस के 40 x प्लस वाई जाएंगे तो कितना बचेगा? 5, यानी कि 5/x प्लस वाई एज इट इज़ आएगा। ये समझ में नहीं आया होगा कुछ बच्चों को, मैं बता देता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख दिया मैंने यहाँ पर 45/x प्लस वाई माइनस 40/x प्लस वाई, यही होगा ये इक्वेशन फर्स्ट का, ये इक्वेशन सेकंड का है। इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर दी। अब मैं कहता हूँ x प्लस वाई को मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बचा? 45 माइनस 40, और 45 में से 40 गए कितना बचा? 5/x प्लस वाई, यही मैंने यहाँ पे लिखा है। समझ में आई आपको बात? अब सेकंड चीज़ देखते हैं। सेकंड चीज़ में क्या है? ये 24x प्लस वाई एक्स माइनस वाई अपन में 24x माइनस वाई, ये प्लस का ये माइनस का ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या कह रहा हूँ मैं? ये ऐसे आएगा, मैंने डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ये तो कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, मैं क्या कह रहा हूँ, ये 24x माइनस वाई माइनस 24x माइनस वाई, ये प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं लिखा। ठीक, अब आगे क्या है? ये 6 है और ये है माइनस का 34/6। ठीक, अब क्या करते हैं? अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। 6 एलसीएम आ गया 36, 36 माइनस 34, हम डायरेक्ट भी लिख सकता था 1/3, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए हर चीज़ लिख रहा हूँ। 36 में से 34 गए, कितने बच गया? 2/x, 2/6, तो 2 तिया 6, यानी कि 5/x प्लस वाई इजिकल टू 1/3।
तो आंसर आ जाएगा हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x प्लस वाई का मान आ गया 15 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आप देख सकते बिल्कुल बिल्कुल क्वेश्चन आसान था, कोई भी मुश्किल नहीं था। आइए अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कहता है, देखिए, यदि x 8942y4 एक ऐसी 7 अंकों की संख्या है जो 56 से विभाज्य है, तो y के सबसे बड़े मान के लिए x² प्लस y का मान क्या है, जहां और y प्राकृतिक संख्याएं हैं। ये हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। अब इसमें क्या क्या कि 7 अंकों की संख्या है, ये जो है हमको दी गई है, ये 7 अंकों की एक संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट है इसमें, और 56 से भाग है। अगर ये संख्या 56 से भाग है तो 56 के जो फैक्टर हैं उनसे भी भाग होएगी, यानी कि 56 के फैक्टर कौन से हैं, 8 और 7, यानी कि जो ये संख्या है ये 8 से भी भाग होएगी और 7 से भी भाग होएगी। अब आपको 8 का डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप मॉक टेस्ट देने आ रहे हैं तो ये मान के चल रहे हैं कि आपको सभी कंसेप्ट आते हैं तभी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो। जिस बच्चे को अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है, कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं है, तो पहले वे अपने टॉपिक को तैयार करिए, जो भी कंसेप्ट है उनको तैयार करिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लगेगा डिविजिबिलिटी रूल। जिस बच्चे को डिविजिबिलिटी रूल के बारे में नहीं पता होगा वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाया होगा, लेकिन जिसको सारे कंसेप्ट क्लियर है उसको इस क्वेश्चन में करने में कोई भी तकलीफ नहीं आई होगी, उसने बड़ी आसानी से कर दिया होगा। अब मैं आपको समझाता हूँ कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट के संख्या के जो 3 डिजिट है वे 8 से भाग होने चाहिए। क्या कहना चाहता हूँ मैं, हमको संख्या कौन सी दी गई है, हमको संख्या दी है x 8 9 4 2 y और 4। लास्ट के 3 डिजिट कौन से हैं, ये वाले, यही तो है लास्ट के 3 डिजिट। ये डिजिट 8 से भाग होने चाहिए, तो ये संख्या कंप्लीट 8 से भाग होएगी। अब 8 से भाग होने के लिए हम y का मान लेना पड़ेगा। y की वैल्यू यहाँ पर रख कर देखते हैं, 1 2 3 4 ऐसे वैल्यू रखेंगे। जो भी नंबर 8 से भाग हो जाएगा वही नंबर हम लेंगे, लेकिन कौन सा लेना है। देखिए, जैसे मैंने y की जगह 2 रखा तो 2 भी 8 से भाग हो रहा है, और 6 रखने पर भी 8 से भाग हो रहा है, तो हमको बड़ा व मान रखना है 6। क्यों रखना है? क्योंकि क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि y के सबसे बड़े मान रखना है, तो इसलिए y का सबसे बड़ा मान 6 है। तो यहाँ पर y की वैल्यू हमको अब मिल चुकी है, कितनी, 6। अब हमको सिर्फ एक वैल्यू और मिलनी से बाकी है x की। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब देखते हैं 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, या तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर x की जगह आप वैल्यू रख के देखेंगे, 1 2 3 4 ऐसे रख के देखेंगे 9 तक, जो भी वैल्यू 7 से भाग हो जाएगी वही इसका आंसर आएगा। किसका आंसर आएगा कि वही संख्या सिर्फ 7 से भाग होएगी। लेकिन ऐसे रखने में आपको समय बहुत लगेगा। आप 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर उस पूरी वैल्यू को 7 से भाग दे के देखेंगे तो बहुत समय लगेगा। आपको ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है कि पेयर बनाने हैं। कैसे, देखना, जैसे संख्या है हमारे पास ये x 8 9 4 2, अब y की जगह हमें y नहीं लिखना, 6 लिखना है। क्या लिखना है, 6 4। ठीक, अब 3 3 के पेयर बनाते हैं। 7 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि 3 3 के पेयर बनाते हैं और इनका सम कर देंगे और इसमें से माइनस करना है। ठीक, ऐसे करना है। कैसे कह रहा हूँ मैं कि 8 9 4 माइनस 2 6 4 प्लस x, ये करना है, ये कह रहा हूँ मैं। अब इसको सोल्व करते हैं। जो चीज़ माइनस में है, देखो, 4 में से 4 गई 0, 9 में से 6 गई 3, 8 में से 2 गई 6 और माइनस का x। यहाँ पर x का वो मान रखेंगे जो x की वो वैल्यू रख के देखनी है जो किससे, 7 से भाग हो जाए। अगर मैं x का मान 7 रख देता हूँ तो ये संख्या 7 से भाग हो रही है। देखते हैं,
630 में से 7 गए, कितने बचेंगे? माइनस करके देख सकते हैं आप। 10 में से 7 गए 3, यहाँ कितना बच गया 2, और यहाँ कितना बच गया 6। अब इस संख्या को 623 को देखें, क्या ये 7 से भाग हो रही है? 7 2 8 56, 56 रखा, 12 में 6 गए 6 3 7 निम 63, यानी कि 7 से भाग हो रही है। तो जो ये x की वैल्यू है 7, ये बिल्कुल ठीक है। तो x की भी वैल्यू मिल गई और y की भी मिल गई। अब हमको इसमें रखना है सिर्फ x का मान कितना है 7, यानी कि x स्क्वेयर प्लस वाई, x की जगह रख दिया 7 का स्क्वेयर 49, प्लस y की जगह कितना रखना है 6, 49 और 6 कितने हो गए 55। आंसर हमारा C। समझ में आ गया होगा आपको, अच्छे से देख सकते हैं आप, ये देखिएगा। ठीक है, मैंने क्या किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया। 56 देखा, 56 से भाग करना, तो 56 के जो हमारे पास फैक्टर होंगे उनसे भी भाग होना चाहिए ये संख्या। तो मैंने बताया कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से भाग होने चाहिए, तो वो संख्या भी 8 से भाग होगी। तो मैंने यहाँ पर y की जगह वैल्यू रख के देखी, 2 वैल्यू मिली हमको, 2 और 6, 2 और 6 रखने पर ये लास्ट के 3 डिजिट 8 से भाग हो रहे हैं। लेकिन मैंने 6 क्यों लिया? मैंने 6 इसलिए लिया क्योंकि क्वेश्चन में हमको y का सबसे बड़ा मान रखने के लिए बोला है। उसके बाद हमको 7 का डिविजिबिलिटी रूल बनाया, क्या 3 3 के पेयर बना दिए मैंने, और फिर इनका सम, और इसमें से ये माइनस ये भी कर सकते हैं या इसमें से ये माइनस कर सकते हैं। तो फिर ये माइनस कर दिया और x की जगह ऐसी वैल्यू रखी जो 7 से भाग हो जाए, तो वह वैल्यू 7 थी, उसको हमने इसमें रख दिया वैल्यू को y की, और x का मान इसमें रखने पर हमको आंसर मिल चुका है। आइए अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखिएगा। किसना एक गाय को 15,000 रुपये में खरीदता है। 1 साल बाद वह इसे 18,500 रुपये में बेचता है। 1 साल बाद वह फिर से उसी गाय को 19,000 रुपये में खरीदता है और उसे 22,300 रुपये में बेचता है। किसना का कुल लाभ प्रतिशत कितना है, ये पूछा हमको। कैसे करेंगे, देखिएगा। कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया है, मतलब टोटल कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया है, मतलब टोटल लोग कितनी बार कितने की उसने गाय खरीदी। पहली बार खरीदता है 15,000 रुपये की, कितने की 15,000। फिर से खरीदता हो वह फिर से गाय को खरीदता है कितने में 19,000 रुपये में, यानी कि टोटल उसने कितने में गाय खरीद ली 34,000 रुपये में। आप ऐड कर सकते हैं इन दोनों वैल्यू को, बिल्कुल 34,000 रुपये। फिर बेचता कितने में, टोटल सेल कितने में करता है, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस को हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। अब कितने में बेचता है, पहले बेचता हो 1 साल के बाद 18,500 रुपये में बेचता है, फिर वह बेचता है 22,300 रुपये में बेचता है, टोटल कितने में बेच देता है 40,800 रुपये में बेच देता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 40,800 रुपये में बेच देता है। ये ऐड कर दिया, यहाँ भी ये ऐड कर दिया। अब पूछता कितना लाभ प्रतिशत हुआ, तो लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100%। सेलिंग प्राइस कितना दिया गया हमको दिया गया है, सॉरी आपको दिखाई नहीं दिया होगा, एक बार अब देखना, अब दिख रहा आपको। हाँ, मैंने क्या किया, टोटल कॉस्ट प्राइस लिखा 15,000 पहली बार खरीदता है, फिर खरीदता 19,000 में, टोटल कितने में खरीदता होगा गाय को 34,000 रुपये में। टोटल बेचता कितने में, पहले बेचता 18,500 में, फिर बेचता है 22,300 में, टोटल बेच देता है वो 40,800 में। फिर मैंने बताया प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस में से, मतलब सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस घटा देते हैं। बिल्कुल आपको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। कैसे, मान लो कोई चीज़ हमने 10 रुपये की खरीदी और 20 में बेच दी, कितने का लाभ हुआ 10 रुपये का। कैसे निकाला, जितने में बेची माइनस जितने में खरीदी थी, वही काम किया हमें। अब यहाँ भी वही करते हैं, 40,800 रुपये में वो बेच देता है, खरीदता कितने में 34,000 रुपये में खरीदता है, अपॉन में कॉस्ट प्राइस कितने का है 34,000, गुना में परसेंटेज के लिए 100। समझ में आई बात।
अब कितने में, अब हम इसको माइनस कर देंगे तो ये मिलता है हमको 6800। कितना मिलता है? 6800 बटे 34,000 गुना में 100। 2 जीरो से गई 2 जीरो, इस जीरो से गई ये जीरो, 34 दूनी 68 होता है, यानी कि 20%। 20% हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया होगा आपको। ओके, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर, आप सभी क्वेश्चन को देख भी सकते हैं, सॉल्यूशन अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा आपको। ये देखिए, आप वीडियो को रोक के भी देख सकते हैं, लेकिन पहले आप समझने पर ध्यान दीजिएगा, बाद में आप अपने जो भी आप नोट्स वगैरह बना रहे हैं तो आप बना सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। मैंने सभी क्वेश्चन को पहले ही लिख लिया था आपको समझाने के लिए। ये देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। एक निश्चित धनराशि रुपये P पर 8% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज रुपये 11,250 रुपये है और धनराशि पर 2 वर्षों के लिए समान वार्षिक दर पर चक्रवर्ती ब्याज रुपये 7,650 रुपये है। क्रमशः मूलधन और रेट का मान बताना हमको। मैंने पहले अपने इसी चैनल पर कल एक क्लास अपलोड की थी कंपाउंड इंटरेस्ट की। जिस भी बच्चे ने मेरी वो क्लास देखी है उसको ये क्वेश्चन बड़ा ही इजी लगा होगा, क्योंकि मैंने उसमें इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट यूज हुआ है वो मैं सिखा चुका हूँ। बिल्कुल आसान है, कोई भी दिक्कत नहीं थी। जिस बच्चे को वो वीडियो मेरी देखी होगी उसने बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को कर दिया होगा। आइए चलते हैं, क्या है क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं है बिल्कुल। देखिए इसने क्या कहा है, ये कहता है 3 वर्षों का साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को क्या बोलते हैं हम? सिंपल इंटरेस्ट। कितना दिया गया है? 11,250 रुपये। 3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना दिया गया है? 11,250 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर मिलता है। जो पहले साल मिलेगा वही दूसरे साल, वही तीसरे साल। तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है हमारे पास 11,250। तो एक साल का निकालने के लिए क्या कर देंगे? 3 से डिवाइड कर देंगे। जब हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा 3,750 रुपये में, यानी कि एक साल का सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास आ गया 3,750 रुपये। एक ग्राफ मेथड होता है, उसमें क्या करते हैं हम? मैंने कल आपको एक ग्राफ मेथड बताया था जिसे मैंने ट्री मेथड नाम बोला था, और मैंने बोला था अगर 3 साल की बात करता है तो 3 स्लॉट खींचेंगे ऐसे। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर मिलता है। पहले साल 3,750 है तो दूसरे साल भी 3,750 और तीसरे साल भी 3,750 रुपये है। अब क्वेश्चन में कहता है कि 2 वर्षों के लिए समान वार्षिक दर पर चक्रवर्ती ब्याज है 7,650 रुपये। 7,650 रुपये। इसमें क्या किया इसने? 2 साल का क्या हो गया यहाँ पे? ये कितना हो गया ये देखना। टोटल 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना हो गया? 2 वर्षों का साधारण ब्याज हो चुका हमारे पास 0, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15 का 5 का 2 तिया 6 और 1 7। 2 वर्षों का साधारण ब्याज 7,500 रुपये है और चक्रवर्ती ब्याज कहता है 7,650 रुपये। तो इसमें कितने की कसर है? 150 रुपये की और कसर है। और 150 रुपये का जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितने पे मिलेगा? 3,750 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। किस पे मिलेगा? 150 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा 3,750 पर। किस पर? मैंने कह रहा हूँ कि जो 150 रुपये का जो ब्याज मिला है वो हमको मिला है 3,750 रुपये को। और परसेंटेज के लिए मैं कर देता हूँ 100 से गुना। 0 से गई 0, बिल्कुल। ये 15 से काट सकते हैं, 15 दूनी 30 और 15 पंजे 75, 25 चौक 100, यानी कि रेट हमारे पास आ चुकी है 4%। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं 4% बिल्कुल एक ही ऑप्शन में है, तो राइट आंसर हमारा सी होएगा। हमको मूलधन यहाँ पर निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक ही ऑप्शन में हमको 4% दिया गया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। इसलिए मैं कहता हूँ कृपया करके कंसेप्ट को सीखने की कोशिश कीजिएगा, तभी मॉक टेस्ट लगाने का फ़ायदा है। जिस बच्चे के कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे उनको मॉक टेस्ट का कोई भी फ़ायदा नहीं दिया गया। इसलिए मैं कहता हूँ मैंने जो
कंपाउंड इंटरेस्ट की जो सीरीज शुरू करी है, सभी मैथ को मैं कंप्लीट कराऊंगा, बिल्कुल जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक सभी कंसेप्ट कराऊंगा। कृपया करके मेरी वो वीडियो देखें। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, रुपये 2310 को राशि को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि बी और सी के हिस्से का अनुपात 3:5 है और सी तथा ए के हिस्सों का अनुपात 4:9 है, तो ए और सी के हिस्सों में कितना अंतर है, रुपयों में बताएं। आइए देखिएगा, ये कहता है कि टोटल राशि है रुपयों में 2310 रुपये और 3 हिस्सों में विभाजित कर देता है। कितने? ए, बी और सी 3 हिस्सों में विभाजित कर देता है 2310 रुपये की राशि को। कहता है बी और सी के कितने रेशियो में विभाजित करता है? बी और सी के 3:5 के रेशियो में विभाजित करता है। सी तथा ए के हिस्से को करता है 4:9 में। अब हम इसको बराबर बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि सी को तो बराबर बनाने का, दोनों में बराबर है। बराबर बनाने के लिए क्या करेंगे हम इसको? बराबर बनाने के लिए हम इसमें क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है। क्या नहीं करना है? बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करना है। क्या कहता है? सी तथा ए के हिस्सों का, सी का हिस्सा है 4, ए का हिस्सा है 9। मैंने उल्टा लिख दिया था, इसने पहले सी बोला, बाद में सी का हिस्सा 4 और ए का हिस्सा 9। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 4 से गुणा कर देता हूँ, इसको 5 से गुणा कर देते। गुणा क्यों कर रहे हो सर? गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सी को दोनों में है, दोनों में है तो बराबर करना पड़ेगा। अब देखना, ए, बी और सी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। ए की वैल्यू 45, बी की वैल्यू 12 और सी की वैल्यू 20। ये ए की वैल्यू है, ये बी की और ये सी की। टोटल कितना है? टोटल इनको ऐड कर देते हैं, 5 और 2 7, 4 और 2 6 और 1 7। कितना आ गया? 77। टोटल 77 नहीं है, क्वेश्चन में हमको दिया गया है टोटल राशि है हमारे पास 2310। कितनी राशि है? 2310। कितने गुना पर है? 30 गुना पर। कैसे निकाला सर 30? देखो 77 का मान है 2310, ठीक है। एक का मान कितना हो जाएगा? 2310 बटे 77 कैंसिल करेंगे तो ये कितना आया? 30। तो एक का मान कितना? 1 यूनिट का मान है 30, तो 77 यूनिट का मान इतने गुना पर बैठा है, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया। ये चीज़ें आपको धीरे धीरे आ जाएंगी जब जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। क्वेश्चन में क्या पूछा हमको पूछता है ए और सी के हिस्सों में कितना अंतर है। ये देखिए, ये ए का हिस्सा है, ये सी का हिस्सा है। कितने का अंतर है? 25 का। कैसे? 45 में से 20 गए, कितना बच गया? 25। कितने गुना पर है? 30 गुना पर। कितने गुना पर? 30। 25 या 75, यानी कि 750 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया होगा सभी को। चलते हम अभी अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिएगा, किसी रेलगाड़ी की चाल, क्या कह रहा है? किसी रेलगाड़ी की चाल 78 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह किसी सुरंग को 45 सेकंड में पार करती है और उसी दिशा में 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाले व्यक्ति को 15 सेकंड में ओवरटेक कर देती है। सुरंग की लंबाई मीटर में ज्ञात करें, ठीक है। जब भी रेलगाड़ियों की जब लंबाइयों की बात करेंगे तो सबसे पहले लंबाइयों को हम ऐड करेंगे। जैसे रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। रेलगाड़ी किसी सुरंग यानी कि टनल को क्रॉस कर रही है तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई। लेकिन जब रेलगाड़ी किसी आदमी को पार करती है तो वहाँ पर हम आदमी की लंबाई नहीं लेंगे। अगर रेलगाड़ी किसी टेलीफोन के खंभे को पार करने के लिए बोला जाएगा क्वेश्चन में, तो वहाँ भी हम उसकी लंबाई नहीं लेंगे। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ध्यान से समझिएगा। ये कह रहा है सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैंने ये अभी अभी आपको पीछे अभी समझाया था, ठीक। अब इसमें क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो रेलगाड़ी है वो क्या करती है, जो रेलगाड़ी है
वो 78 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 45 सेकंड में एक सुरंग को पार करती है। और जो आदमी की जो स्पीड है वो है 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से आदमी को पार करती है 15 सेकंड में। कितने सेकंड में? 15 सेकंड में। ठीक, तो इसमें हम क्या कर देंगे, हम यहाँ पर रेलगाड़ी की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। बिल्कुल। कैसे? यहाँ से डिस्टेंस कैसे निकालेगा? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है? 6 किलोमीटर पर आवर। क्यों? अभी नहीं, एकमात्र याद रखना, जब रेलगाड़ी भी सेम दिशा में चल रही है और आदमी भी सेम दिशा में चल रहा है, तो जब रिलेटिव स्पीड लेंगे तो हमारी वो माइनस में आएगी। जब रेलगाड़ी इस दिशा में जा रही है और आदमी इस दिशा में आ रहा है, तो जो रिलेटिव यानी सापेक्ष जो चाल होगी उसको हम प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे? प्लस। अब देखिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखते हैं। रिलेटिव स्पीड यहाँ पर रेलगाड़ी की है 78 किलोमीटर पर आवर और आदमी की स्पीड है 6 किलोमीटर आवर। तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? 78 माइनस 6 यानी कि 62 किलोमीटर पर आवर। कितनी हो जाएगी? 72 किलोमीटर पर आवर। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, बोलने में मैंने 62 बोल दिया, लेकिन 72 किलोमीटर पर आवर होगी। अब देखना स्पीड कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर। समय कितने सेकंड में पार करती है आदमी को? 15 सेकंड में पार करती है। तो किलोमीटर पर आवर में है, हमको आंसर किस में चाहिए? मीटर में। मीटर में जब भी निकालना होगा तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 चौक 72। ठीक, अब हम इसकी जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आंसर आएगा? 15 चौक 60, 60 पंजे 300। तो डिस्टेंस कितना आ गया? 300 मीटर। यानी कि जो रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो हमारे पास आ चुकी है कि 300 मीटर। अब हमको सुरंग की लंबाई निकालनी है। सुरंग की कैसे निकालेंगे? रेलगाड़ी की लंबाई 300 है और सुरंग की लंबाई मान लेते हैं x है। ठीक, तो रेलगाड़ी की लंबाई 300, सुरंग की लंबाई x मान ली। तो जो रेलगाड़ी है उसकी स्पीड है 78 किलोमीटर की चाल से चलती है और 45 सेकंड में उस सुरंग को पार कर देती है। लेकिन हमको किस में निकालना है आंसर? आंसर हमें मीटर में चाहिए, इसलिए 5/18 से हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर वो काम मत कर देना कि रिलेटिव स्पीड यहाँ मत लेना। यहाँ पर रिलेटिव स्पीड नहीं आएगी।